दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं एक दिन हल होगा बीमारी का इलाज, एक दिन होगा आयुर्वेद का राज। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप घोड़के जी, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि कोरोना के नए वायरस BF7 ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं तथा इससे हम किस तरह बच सकते हैं, और साथ ही ठंडों में कौन कौन से रोग होते हैं तथा इनसे हम किस तरह अपना उपचार आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं। तो प्रदीप जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। आपने जो पूछा कि कोरोना का जो BF7 वायरस जो नया आ रहा है, जो अमूमन चीन से आने की बात है, उसके लिए रोकने के जो रोकथाम के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है वो सर्वोपरि रहा है। मुझे तो भी लगता है कि हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति को डोज कोरोना के लग चुके हैं, बूस्टर डोज भी लग चुका है जी। तो इस वायरस का हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर अटैक होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम है जी। परंतु फिर भी ये नया वर्जन है वायरस का, इस कारण ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कोरोना से संबंधित लक्षण बिल्कुल नहीं दिख रहे, कोरोना से संबंधित। ना तो इसमें बुखार आ रहा इस बीमारी के अंदर, और ना ही कफ हो रहा, जो कि ये दो अमूमन बीमारियां बहुत कॉमन थी पुराने वाले कोरोना के तहत। इस कोरोना के जो लक्षण है वो जोड़ों में दर्द होगा, इसके बाद में सिर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, और कमर के ऊपरी भाग जिसको डोर्सल स्पाइन के अंदर दर्द होता है। साथ में थोड़ा सा निमोनिया रहता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल नहीं लगती। अगर अपन ने स्वाब टेस्ट कराया भी तो वो भी निगेटिव आता है, जबकि आपको नेसोफेरिंजियल टेस्ट जब करोगे तो वो पॉजिटिव आती है। ये इसके लक्षण हैं। और गले में कोई भी तकलीफ नहीं होती, कारण फेरिंजियल के अंदर इन्फेक्शन न होते हुए ये वायरस डायरेक्ट जो है फेफड़ों के ऊपर आक्रमण करता है। ये पुराने वाले कोरोना से ज़्यादा प्रभावशाली है। और इसके लिए भारत सरकार को ये चाहिए कि बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं हमारे देश के, उनको वहीं पर एयरपोर्ट के आसपास ही कहीं क्वारंटाइन कराया जाए, इसके बाद उनको लिया जाए जी। इस बीमारी का बचाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कारण बीमारी के बचाव के लिए आपको डबल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में डबल मास्क के साथ साथ आपको 1.5 मीटर की दूरी डिस्टेंस बना के रखना बहुत ही आवश्यक है। कोई मेले वगैरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोएं, किसी भी काम से सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जो पुराने वाले कोरोना के तहत जो प्रिकॉशंस लिए गए थे वही सेम प्रिकॉशंस इसमें लेना ही है, लेकिन मास्क डबल होना चाहिए जी। जी सर, इसी तरह हम ये भी सुनने में आ रहा है कि इससे पहले कोरोना जब आया था तब लोगों को जैसे 1 या 2 लोगों को अपन इन्फेक्ट कर पाता था, मतलब मरीज। लेकिन आज का ये जो आया है BF7, ये बताते हैं कि एक आदमी 16 से 17 लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब का पावर क्या पहले से ज़्यादा है? हाँ, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। नया वायरस है, जब तक इसको जो है एंटीडोज इसके नहीं मिलते तब तक इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। वायरस की एक अपनी लाइफ होती है, वो लाइफ संपूर्ण करने के बाद में जो है ही वो ख़त्म होता है। डोजेस जैसे लग चुके, जिन लोगों को बूस्टर डोज लग चुके हैं उनको कोई खतरा है नहीं इससे। लेकिन सर देखते हैं जैसे कई लोगों को जैसे 2 डोज लग गई हैं, लेकिन बूस्टर डोज अभी भी बहुत कम लोगों को लग पाई है, तो उनको कोई चिंता करने का या कुछ ऐसा डरने का विषय तो नहीं है? देखिए, चिंता करने का इम्यून सिस्टम अगर आदमी की बहुत अच्छी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बूस्टर डोज कुछ कम पढ़े लिखे लोग या कुछ गलत भ्रांतियों के तहत लोग लगवा नहीं रहे जी। उनको लगवाना बहुत ज़रूरी है। किसी लोगों की साइकोलॉजी है
कि कोरोना के डोज लगवाने से हमारी शारीरिक शक्ति खराब हो रही जी। है, हम बीमार हो रहे हैं, हमको और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहा है, कुछ सेक्सुअल इम्पोटेंसी आ रही है। इस तरह के पेशेंट बता रहे हैं कि डोज लगने के बाद में हमको सेक्सुअल इम्पोटेंसी डेवलप हो रही है। तो ये सब गलत भ्रांतियां हैं, इसको न करते हुए बूस्टर डोज चुपचाप लगवा लेना चाहिए। और सर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अपना ठंड का समय चल रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है, और BF7 जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये अभी जैसे प्रवेश कर रहा है और इंडिया में 1-2 लोगों को सुनने में आया हो गया है, तो वो क्या उसी गति से जैसे कोरोना फैल रहा है उसी तरह फैलेगा? नहीं नहीं, जिन लोगों को पकड़ में आ गया उनको क्वारंटाइन कराने के बाद में बढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप अगर प्रिकॉशंस ले रहे हो, बूस्टर डोज लग चुके हैं आपको, और जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको अगर क्वारंटाइन आपने वहीं के वहीं एयरपोर्ट पे ही करा दिया जी, तो जी। इस वायरस का यहाँ बढ़ने का चांस ही नहीं खत्म हो जाता है। मोदी जी ने अथक प्रयास किए हैं इस कोरोना से हिंदुस्तान को बचाने के लिए। सर इसी तरह आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो हमें इस कोरोना के लिए कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाई जैसे हम खाएं या अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकें जिससे कि कोरोना या BF7 हमको इफेक्ट ना डाल सके, ऐसी कोई दवाई हो तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, दवाइयाँ बहुत आती हैं आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जब व्यक्ति की अच्छी होती है तो उसके ऊपर छोटे मोटे वायरस या दूसरे इन्फेक्शंस काम नहीं किया करते, बैक्टीरिया जी। और आयुर्वेद में च्यवनप्राश से लेके और सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। अब उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप च्यवनप्राश नहीं खा सकते जी, तो कम से कम विटामिन C के लिए आंवले का इस्तेमाल कर सकते हो, जी, नीम गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हो, जी, जो आप अश्वगंधा की गोली आप खा सकते हो या अश्वगंधा का चूरन आप ले सकते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखे। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है जी। तो निमोनिया की जो दवाइयाँ हैं जैसे कुपीपक्व रसायन आयुर्वेद में दिए जाते हैं, जी, तो कुपीपक्व रसायनों को अगर आदमी समझदार वैद्यों के मार्गदर्शन में खाए तो उसको निमोनिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन तो आज आई, इसके पहले भी निमोनिया होता था। हमारे आचार्य लोग जो है जी, बरसों से सदियों से इलाज करते रहे हैं। कुपीपक्व रसायन हमारे यहाँ जो है बिल्कुल अमृत के माफिक काम करते हैं। जी, जी। सर ये भी एक भ्रांति है, मतलब कि कोरोना जब आया है 2020 में हमारे यहाँ, और बताते हैं कि वो कोरोना जैसे बीच में हमारा रुक गया, फिर अब ये नए वेरिएंट के रूप में आया, ऐसे ये समय समय पे हर बार चेंज होकर नए वेरिएंट के रूप में आता रहेगा, तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना का उल्लेख आपको 9th और 10th की किताबों में तक मिल जाएगा कि ये वायरस है। सर्दी जुकाम जो करने वाले वायरस जो होते हैं उन्हीं के तहत में आता है। लेकिन जब भी कभी किसी के अतिवेग हो जाता है, जी, अतिवेग चाहे पानी का हो, चाहे हवा का हो, चाहे किसी भी बीमारी का हो, जब अतिवेग हो जाता है तो वो एकदम नुकसान करता है। ये नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, जब तक आदमी इनके हिसाब से अपने डिफेंस मैकेनिज्म नहीं बढ़ा लेगा तब तक ये बहुत भयंकर रूप से परेशान करते हैं, और ये महामारी फैलाने के वेरिएंट्स हैं ये वायरसेस। जी। तो इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है जिस हिसाब से हमारे यहाँ डोज देखिए, लग गया हमारे है? यहाँ तो डोज लग चुके हैं। मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है जी, कि हिंदुस्तान में एक तो आदमी की इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। जी, एक दूसरी बात, हमारे यहाँ सारे सबको बूस्टर डोज लग चुके हैं, जी। तो हमारे यहाँ इस वेरिएंट को आने की चांसेस बहुत कम है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये वास्तव में चाहिए, तीसरी बार मैं ये कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट से बाहर से जो भी आदमी आया हुआ है उसको वहीं के वहीं क्वारंटाइन कराए जी, और उसको वो चेक कराए, नेसोफेगल टेस्ट करा के उसको जो पॉजिटिव आती तो उसको ट्रीटमेंट वहीं के वहीं दिया जाए उसे, जिससे कि कम से कम वो आदमी अंदर ना आ पाए। सर ऐसा हमने सुनने में भी आया है और देखने में भी आया है कि आप समय समय पे शिविर भी लगाते रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर के नाते जो शिविर लगाते हैं वो किस तरह के शिविर लगाते हैं और कहाँ कहाँ अभी तक आप लगा चुके हैं और किस तरह के मरीजों का आप इस शिविर के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, बहुत अमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे को शिविर लगाना एक मेरा शौक है, कारण
मैंने रतलाम, उज्जैन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, बैतूल, भिंड, भैंगाव, गोरमी, गोहद, मऊ, डबरा, आतरी, कुलैत, ग्वालियर, मुरैना में, कैलारस में, तमाम जगह में शिविर लगा चुका हूँ। और शिविर में इसलिए लगाता हूँ कि मेरे को भांति भांति के जगह पे भांति भांति के रोग, अलग अलग रोग मिलते हैं। जैसे आप शिवपुरी में शिविर लगाओगे तो आपको ईसनोफीलिया के मरीज मिलेंगे। अच्छा। मैं अशोकनगर में शिविर लगा रहा था तो वहाँ जैनी लेडीज़ों को, हिमालय कंपनी वालों को BMD शिविर चल रहा था, तो जैनी लेडियों की एड़ियाँ फट के उनमें से खून आ रहा था। मैंने 10-15 औरतों को देखने के बाद मैं पूछा कि यार ये मार्बल तुम्हारे घर में लगने के बाद आ रहा है कि? बोले हाँ साहब, मार्बल के बाद में ही हमारी एड़ियाँ फटी हैं। तो मार्बल एलर्जी के केसेस वहाँ मुझे मिले। ऐसे ही मैं एक बार जो है भिंड में शिविर कर रहा था, मुझे बड़ा विलक्षण केस मिला, बहुत ही विलक्षण केस। मेरे जब टीचर थे आदरणीय प्रोफेसर वेलनकर शास्त्री, वो जब भी क्लास में आते थे तो हमेशा बोलते थे कि एक अर्धनारी नटेश्वर नाम का एक ज्वर होता है। तो मैं उस समय चूँकि बच्चा था, कॉलेज में पढ़ता था, हंसता था। मैंने कहा वेन एवर देयर विल बी इन्फेक्शन देयर विल बी बुखार। तो ये तो मेरी ऐसी कल्पना थी। लेकिन मैं जब शिविर कर रहा था भिंड में तो एक सज्जन आए मेरे पास। वो सज्जन आने के बाद में उन्होंने कहा कि साहब पहले पूरा कर लो, इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा साहब ऐसी क्या बात है आपकी? तो मैंने साहब पूरी फाइलें देख लो। तो मैंने कहा तकलीफ़ क्या है? तो उन्होंने जब अपने कपड़े उतारे और थर्मामीटर लेके आए थे, वो इधर 100 बुखार और इधर 98.4। मुझे फ़ौरन हमारे गुरुजी की याद आई कि अर्धनारी नटेश्वर ज्वर होता है और उसकी आयुर्वेद में दवाई बताई गई है। वो भेषज रत्नावली का है अर्धनारीश्वर रस। भेषज रत्नावली में उसको लिखा गया है कि इस तरह का जब बुखार हो तो ये वाली दवाई दी जाए। कैसे दी जाए वो उसका डोज अलग अलग है मरीज के हिसाब। जब मैंने उनको वो दवाई लिखी तो वो वहाँ भिंड में नहीं मिली, फिर वो यहाँ आके ग्वालियर में लेके गए एंड ही वॉज सो हैप्पी कि बोले यार ऐसा भी होता है कभी। मैंने कहा हमारे यहाँ उल्लेख है और हमने आपको दवा लिखी। और उन्होंने कम से कम भिंड से मेरे पास 50 मरीज लेके आते थे, वो खुद अपने पैसों से कि वहाँ चलिए आप। तो ऐसा नहीं, इसीलिए मैं शिविर करने का शौकिया रहता हूँ। जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मोस्टली जैन लेडीज़ के अंदर कैल्शियम की भयंकर कमी रहती है जी। कारण वो जैनी धर्म पालन करती हैं और शाम को 6 बजे के बाद पानी तक नहीं पीती, तो खाना भी नहीं खाती। तो उस दृष्टिकोण से उनके अंदर कैल्शियम की भयंकर कमी मिलती है जी। और यह अक्सर पाया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आप इसको दूर करने के लिए भाई उनको खान पान बढ़ाइए, दूध पीजिए, कैल्शियम युक्त टैबलेट खाइए। और ये शिविर के माध्यम से सर, जैसे जो अभी अपना बताया कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है, इस तरह के मरीजों को भी आप लोग इलाज देते हैं? इस तरह के मरीजों के लिए भी आप ठीक करते हैं? अभी मैंने कोरोना का शिविर लगाया नहीं है, लेकिन जब भी कभी अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले मेरे पास आते हैं, अगर कोई आएगा तो मैं लगाऊंगा। मैंने भर कोरोना में भी मैंने मरीज देखे, मरीजों को मना नहीं किया। ठीक है, डिस्टेंस रख के पर्दा लगा के देखे, लेकिन देखे जरूर मैंने जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त ठंड का सीज़न चल रहा है और हम ठंड के बारे में भी आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे कोरोना के साथ साथ, कि इस समय हम देखते हैं कि हार्ट अटैक और साइलेंट अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उसका क्या कारण है और आयुर्वेद के माध्यम से आप क्या उनको इलाज देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत केसेस आजकल यंग बच्चों को भी और यंग लोगों को भी काफ़ी हो रहा है। देखिए अमित जी, ठंड के अंदर खून गाढ़ा हो जाता है। एक बेसिक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो छोटी छोटी नसें जो बालों से भी पतली हैं, वहाँ तक खून की सप्लाई बंद हो जाती है। इस कारण से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि अपने को जरा 8 बजे तक घर से बाहर ना निकले। जो 60 साल का व्यक्ति है 8 बजे से बाहर ना निकले और फालतू एक्सरसाइज ना करें। एक दूसरी बात, इसके अंदर ब्रेन के अंदर जब सप्लाई कम होती है तो पैरालिसिस के अटैक भी बढ़ जाते हैं। कान में हवा लगने से मुंह टेढ़ा होने लगता है, बेल्स पाल्सी बोलते हैं जिसको जी। तो ये सारी बीमारियां आयुर्वेद वालों ने पहले ही बताई है कि ठंड के दिनों में अस्थमा और वात व्याधि, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हड्डी की प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां जवानी पर रहती है। इन दिनों में ये वाले मरीज ज़्यादा परेशान मिलेंगे आपको। गठिया बाय वाले, सांस वाले, ये सब मरीज इस समय 2 महीने तक परेशान रहेंगे। हाँ, आफ्टर होली, दिवाली से लेके
होली तक ये परेशान रहेंगे, जी और होली से लेकर दिवाली तक ये खुश रहेंगे। जी। ये बेसिक सिद्धांत है। गर्म टेम्परेचर में उनको अच्छा लगता है और ठंडे टेम्परेचर में उनकी हालत ख़राब होती रहती है। तो ये सांस और गठिया की जो आपने बात की है, तो उनके लिए भी किस तरह, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो सांस और गठिया से इस वक्त ठंडों में जूझ रहे हैं, तो उनके लिए वो कौन सी ऐसी आपके यहाँ की दवाई या किस तरह का उपयोग करें जिससे कि वो इससे बच सके? देखिए, उनके लिए विशेष क्या देखिए कहना वो सबसे पहले एक तो बचने के लिए अपने आप को धूप में बैठाएं, गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन करें, सुबह घूमने न जाएं, और जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टरों ने बताए हुए हैं उनको उससे ज़रा बचें। धूला धुआं से बचें। तो अस्थमा का मरीज जब भी कभी अगर वो सिगड़ी ताप ली उसने, जी धुआं पहुंच गया, सिगरेट पी ली, धुआं पहुंच गया, हमको धुआं और धूला से उसको बचाना है, तभी जाके उसके ऊपर अटैक नहीं होंगे। इसी प्रकार ठंड से बाय वाले पेशेंटों को बचना है। सिकाई करें, इनर पहने, कान में रुई लगाए, ऐसा नहीं कि जो घूम रहा है तो इधर उधर। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेंगे, और बहुत ही अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में उपलब्ध हैं जी। जिनका वो इस्तेमाल करें। तो किस तरह की दवाइयाँ सर, थोड़ा सा? मैं तो शास्त्रोक्त दवाई लिखता हूँ जी। मैं कंपनी से बनाई हुई दवाई बहुत कम पसंद करता हूँ, कारण मुझे अगर किसी चूरन का 2 ग्राम चाहिए और उनके इसमें 2 मिलीग्राम है तो मेरे लिए बेकार है वो। इसलिए जैसे श्वास काश चिंतामणि हुई, कठफलादी चूरन हुआ, टंकण भसन हुआ, ये तो इस तरह की दवाइयाँ हैं जिन दवाइयों के कॉम्बिनेशंस को डॉक्टर अपने हिसाब से बनाता है। अकॉर्डिंग टू वजन, अकॉर्डिंग टू वेट वी हैव टू एडजस्ट द डोज। उस हिसाब से कंपनी ने बना के दी थी 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, हमें नो यूज़। सर इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जब ठंड आती है तो कुछ पुरानी चोटें, जैसे कई लोग होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारी पुरानी चोटें उभर उभर के सामने आ रही हैं और हमको दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, और वो पुरानी चोट उनको बड़ी घातक सिद्ध होती है। तो ये पुरानी चोट ठंड में उभर कर आने का क्या कारण है, और उसको वो किस तरह इससे बचने का प्रयास करें? पुरानी चोट का जब पूर्ण तरह से इलाज नहीं होता, और जब भी कभी मसल्स के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लामेशन रह जाता है, तो वो जवानी में तो आदमी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो पुरानी चोटें ठंड के दिनों में अपने असर को दोबारा दिखाती रहती हैं। उसका ट्रीटमेंट पूरा करा लेना चाहिए। जरा सा भी इन्फ्लामेशन अगर किसी भी मसल में रह जाएगा तो वो बाद में कुछ ना कुछ तो भी करती रहेगी आपके लिए अटैक जी। तो इस दृष्टिकोण से आप उससे, जैसे गुड़ हल्दी चूना, बहुत पहले बता दिया जाता था कि गुड़ हल्दी चूना लगा लो, कहीं भी चोट लगी तो 2-4 दिन लगा लोगे तो उसके अंदर का सारा चोट सज्जी, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, आमी हल्दी, ये बहुत पुरानी जिनको बांधने का उल्लेख हुआ करता था हमारे यहाँ। पर आजकल अब आमी हल्दी चोट सज्जी कोई बांधता ही नहीं है, सबको स्प्रे चाहिए ऊपर से, तो हम क्या कर सकते हैं। सर इसी तरह हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने अभी बीच में थोड़ी देर पहले कोरोना की और BF7 की बात आपसे की थी, नए वेरिएंट की, तो जो कोरोना के मरीज जो ठीक होके आ गए हैं उनको थोड़ा सा ये कि डर रहता है कि हमारी ह्यूमिनिटी पावर कमज़ोर हो गई है या हमारे अंदर बॉडी में स्टेमिना कम हो गया है, तो उनको एक डर रहता है कि हम कहीं नए वेरिएंट के नए उसके जल्दी शिकार ना हो जाए। तो उनके लिए मतलब आप किस तरह मतलब कहना चाहेंगे? उनको तो देखो, जिनको एक बार वायरल निमोनिया हो चुका, लंग्स जिसका अफेक्टेड हो चुका, उसको तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है। ये बात हमारी, मतलब उनको तो बिल्कुल घर से बाहर निकलना ही नहीं है, और उनको तो जो कोरोना के जो जितने भी बताए हुए नियम है उनको फॉलो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और 60+ वाले को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेंगे जी, कारण उसकी इम्यूनाइजेशन पावर जो है कम हो जाती है 60 के बाद। जी किसी बच्चे में है तो एक बात अलग है। जी। सर इसी तरह हम ये भी देखने में आता है कि ठंड के समय में सिर दर्द की एक समस्या बहुत आ रही है सामने, कि सिर दर्द होता है, हेडेक या माइग्रेन का दर्द, ये ठंडों में ज़्यादा बढ़ जाता है हर एक आदमी को छोड़कर। तो उसके बारे में भी आयुर्वेद में किस तरह का इलाज है, या आयुर्वेद के माध्यम से इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, सिर दर्द के अनेक कारण हैं। आपको कम दिखता हो तो सिर में दर्द होगा जी, आप ऊंचा तकिया लगाते हो, सर्वाइकल हो तो सिर में दर्द होगा जी, आपका ग्लूकोज लेवल नीचे हो तो सर में दर्द होगा। पहले वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द सिर दर्द। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है सिर दर्द ठंड में ही होगा, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। सर्दी की वजह से अगर सर्दी लग गई हो तो कान में अगर हवा लग गई हो
तो उस वजह से एक आध दिन सर दर्द हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस जो सर दर्द की जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये कॉन्स्टिपेशन से भी होता है। जी पुरानी कब्ज है किसी को तो भी सर में दर्द होता है। जी। तो ये फाइंड आउट करने के बाद अगर आंखों की कमजोरी है तो चश्मा लगे, जी सर्वाइकल की वजह से तो उसका ट्रीटमेंट हो, फिर सर का दर्द जाएगा। सर ऐसा ही हम पहले देखते थे कि जब हम थोड़ा बीमार पड़ते थे तो हर एक शख्स पहले एलोपैथी दवाई की तरफ पहले भागता था, लेकिन आजकल हम कुछ देख रहे हैं कि लोगों का आयुर्वेद की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है और आयुर्वेद दवाइयों को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जैसे ग्लो बटी है, तुलसी बटी है। मतलब हमने कई ऐसी चीज़ें देखी कि अब आदमी ठीक होने के लिए पहले त्रिशूल है, इनका ज़्यादा यूज़ कर रहा है। पहले की तुलना में आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे आप क्या क्या सोचना है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक एक डॉक्टर हैं आप। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इम्यूनिटी पावर क्या है ये जानते हैं, जिसको बढ़ाना है, जो पेपर पढ़ते हैं वो आयुर्वेद की महत्ता को समझते हैं और वही लोग आयुर्वेद की दवाइयों को खाते हैं। आप लेमन के अंदर जाएंगे तो वो तो उसको तो इंजेक्शन चाहिए, उससे तुमसे कोई मतलब नहीं, अभी गोली दो, अभी सुई लगा दो। तो जितने भी आजकल हम ये देख रहे हैं कि जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं वो सब के सब कुछ ना कुछ च्यवनप्राश खाएंगे, तुलसी का काढ़ा पिएंगे, अदरक का काढ़ा पिएंगे, जो कोरोना में जो मोदी जी ने जो बताई थी चीज़ें उनकी चाय पिएंगे जी, ग्रीन टी पिएंगे। तो इस तरह का इस्तेमाल वो केवल, देखो हम जो खाना खा रहे हैं ना इसके अंदर भी जो मसाले हैं वो भी सब आयुर्वेद है। आप सुबह से शाम तक आयुर्वेद ही खा रहे हो, आपके घरवाली को ये भले ही नहीं मालूम हो कि क्या करेगा, लेकिन जब भी वो कभी उड़द की दाल बनाएगी तो उसके अंदर लहसुन का छोंक लगाएगी, कारण उसको ये मालूम है कि उड़द की दाल जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसी हिसाब से आप जो भी सौंठ लगेगा, दही बड़े के ऊपर सौंठ डाली जाएगी, तो सौंठ बहुत अच्छी एपेटाइज़र और डाइजेस्टिव है, चूँकि दही बड़ा उड़द की दाल से बनता है, गरिष्ठ है। तो ये आयुर्वेदिक खा रहे हो आप रोज़। जी जी जी। इसमें आपको भले ही मालूम हो अथवा नहीं हो, लेकिन खा आप आयुर्वेद रहे हो, राइट फ्रॉम दी सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक। सर इसी तरह हमने जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हेडेक वाला समय है और हर आदमी को एक को छोड़कर एक को बीपी या शुगर एक नॉर्मल हो गई है। तो इस समय आप लोग बोलते हैं कि इस तरह के पेशेंट बहुत बच के रहें, तो उसके पीछे क्या कारण है और उसके लिए आप क्या कहना चाहें? डायबिटीज़ पेशेंट, देखिए डायबिटीज़ का मतलब ये रहता है कि जब भी कभी खून गाढ़ा हो जाएगा शुगर की लेवल हाई होने से, तब शुगर की मात्रा जिस पर्टिकुलर पार्ट को पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता, खून जब गाढ़ा हो जाता है, तो इस वजह से जो है इनको बचना, ठंड में वैसे ही गाढ़ा होने लगता है, डायबिटीज़ में वैसे ही गाढ़ा हो रहा है। तो क्या है कि उसको डायबिटीज़ पेशेंट वाले पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ठंड में, इसलिए डायबिटीज़ मरीज को तो किसी भी हालत में बचना ही है। सबसे पहली बात है, खून गाढ़ा जिस भी चीज़ से होगी और बीमारी उससे रिलेटेड होगी, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अंत में डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी ओर से क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे और जो नया वेरिएंट है उसके लिए भी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, नए वेरिएंट से तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप डिस्टेंस करिए, डबल मास्क लगाइए, क्वारंटाइन अपने आप को करिए, थोड़ा सा ज़रा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में मत घूमिए और बचाव ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये ऐसा एक मेरा कहने का मतलब है। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप च्यवनप्राश जैसी चीज़ों का और बाकी हल्दी दूध में डाल के पीने का, इस तरह का घर में जो भी उपलब्ध हो वो खाएं, पिएं और मस्त रहें, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और धन्यवाद है मोदी जी को जिन्होंने आपको सब कुछ सेफ रखा हुआ है। थैंक यू। तो डॉक्टर प्रदीप जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी नए वेरिएंट को लेकर के और ठंडों को लेकर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रदीप घोड़के जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्होंने हमको नए वेरिएंट जो हमारे यहाँ है BF7 कोरोना का, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डबल मास्क लगाएं, 1.5 मीटर का अपना डिस्टेंस रखें और उनका सब पालन करें। कहीं भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर डबल डोज लग चुकी है, इसलिए इसका इतना इफेक्ट अब पहले जैसा कोरोना जैसा नहीं पड़ेगा, ये डॉक्टर साहब का कहना है। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इनका कहना मानेंगे और इनके कहे अनुसार अपने जीवन को यापन करेंगे।
इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।